हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हम कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके पार्ट 7 के बारे में। तो इससे पहले मैं दोस्तों कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चंस के ऊपर पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि 6 पार्ट पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ कम्युनिटी बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चंस पर आप आंसर्स देकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि 52 गढ़ों में से किस गढ़ का प्राचीन नाम जगत बितवाल के नाम से जगतगढ़ हुआ था। तो ऑप्शन है आपके देवलगढ़, तोपगढ़, इडियागढ़ और बधानगढ़। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? देवलगढ़। देवलगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो कौन सा था दोस्तों? वो था जगतगढ़। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना। देवलगढ़ पड़ता कहाँ दोस्तों? देवलगढ़ पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में। और यही देवलगढ़ है दोस्तों जहाँ पर अजयपाल सबसे पहले अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अजयपाल के द्वारा इस क्षेत्र को जब अपने कब्जे में कर लिया गया था, उसी के बाद अजयपाल ने इस गढ़ का नाम जगतगढ़ से परिवर्तित कर देवलगढ़ कर दिया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या? देवलगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? देवलगढ़ ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है। और इसी के साथ साथ तोपगढ़, इडियागढ़, बधानगढ़ ये भी प्रसिद्ध 52 गढ़ों में से थे। ठीक है। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली भी बन सकता है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड में कितने गढ़ थे, या परमार राजवंश में मुख्यतः कितने गढ़ थे? तो 52 गढ़ थे। ठीक है। अजयपाल इन्हीं 52 गढ़ों को विजित कर या जीत कर गढ़वाल की स्थापना करता है अजयपाल। ठीक है। और अजयपाल ही परमार राजवंश का 37वां राजा होता है और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होता है। और बाकी 52 गढ़ों के बारे में और अजयपाल के बारे में मैं आपको परमार राजवंश वाली वीडियोस में डिटेल्स में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 52 गढ़ों में से किस गढ़ का प्राचीन नाम जगत बितवाल के नाम से जगतगढ़ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों देवलगढ़ का नाम। ठीक है। और देवलगढ़ कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। इसका नाम देवलगढ़ किसने रखा? वो रखा था अजय पाल ने। ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि उज्जैन का किला उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, काशीपुर और रुड़की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर। ठीक है। इसे दोस्तों उज्जैन का किला या फिर उज्जैन का किला भी कहा जाता है। क्या? उज्जैन का किला। ठीक है। और इस किले की स्थापना माना जाता है किसने करी थी? औरंगजेब ने करी थी। औरंगजेब ने। ठीक है। यहां पर दोस्तों वर्तमान समय में काशीपुर में उज्जैन का किला जहां पर स्थित है, उस स्थान को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? बाला सुंदरी मंदिर। बाला सुंदरी मंदिर आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये काशीपुर में स्थित है। ठीक है। और अभी वर्तमान समय में दोस्तों ऐसा ही माना जाता है कि जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम पे बालासुरी मंदिर है, बाला सुंदरी मंदिर है, जहां पर चैती मेले का आयोजन भी लगता है, जिसे चैती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर प्राचीन समय में उज्जैन का किला निर्मित था। ठीक है। इसी कारण दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो बाला सुंदरी मंदिर है उसका जो शिल्पकला है वह मस्जिदों के ही समान है। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उज्जैन का किला कहाँ स्थित है? ये स्थित है काशीपुर में। ठीक है। उज्जैनी किला कहाँ स्थित है? काशीपुर में। उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? काशीपुर में ही स्थित है। ठीक है। और अभी वर्तमान में उज्जैन के किले में क्या है? बाला सुंदरी मंदिर स्थित है, जिसे चैती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पड़ता है? काशीपुर में। ठीक है। और इसी स्थान पर चैती मेला भी लगता है। और साथ ही साथ इस मंदिर का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और इसका जो शिल्प है वह मस्जिदों के समान माना जाता है। ठीक है। और काशीपुर का प्राचीन नाम आपको पता ही होगा, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गोविशाण। गोविशाण युवान चौहान ने काशीपुर को गोविशाण नाम से पहचान की थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बारामंडल के विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बारामंडल के विंसर महादेव मंदिर का निर्माण दोस्तों कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? कल्याण चंद के द्वारा। अब ये बारामंडल परगना कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है क्या? बारामंडल परगना। ठीक है। और इसी परगने के अंतर्गत विंसर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था किसने? कल्याण चंद ने। और कल्याण चंद के बारे में अगर आप ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं तो आप चंद्र राजवंश वाली प्लेलिस्ट पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब बात आपसे ये आती है कि जो ये बिनसर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद ने। कहाँ कराया था? बारामंडल प्रगने में। ठीक है। अब आप लोगों ने कहीं कहीं ये भी पढ़ा होगा कि एक तो बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और कहीं कहीं ये पौड़ी में भी स्थित है। ठीक है। पौड़ी में भी। ठीक है। तो पौड़ी में भी है और अल्मोड़ा में भी है। ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों जो बिनसर महादेव मंदिर वाला एरिया आता है, ये आता है दूधातोली पर्वत श्रेणी में। दूधातोली पर्वत श्रेणी। और दूधातोली पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? अल्मोड़ा में, पौड़ी गढ़वाल में और चमोली में। ठीक है। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली भी बन सकता है कि बिनसर महादेव मंदिर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दूधातोली पर्वतमाला या दूधातोली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये जो बिनसर महादेव मंदिर है, इसे वीरणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वीरणेश्वर वीरणेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है।
और अब अगला प्रश्न ये बनता है कि जो ये बिनसर महादेव मंदिर है, यहाँ से किस लिपि के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमें मैक्सिममली ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। और ब्राह्मी के साथ साथ ही कभी कभी हमें यहाँ पर संक लिपि के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी को बिनसर महादेव मंदिर या फिर वीणेश्वर महादेव मंदिर या वीरणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, जो ये बिनसर महादेव मंदिर है या वीणेश्वर महादेव मंदिर है, इसी के पास से ही वीणो नदी या फिर इसे कहते हैं हम क्या है दोस्तों, वीणो धारा भी बहती है। ठीक है, वीणो धारा भी बहती है। ठीक है, तो बिनसर महादेव मंदिर से आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका निर्माण किसने कराया था, कल्याण चंद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में, दूधाधुरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कसार देवी अल्मोड़ा में किस लिपि में लेख मिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब एक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कसार देवी नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो सभी को पता होगा कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। दूसरी बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि जो कसार देवी मंदिर है वह उत्तराखंड में कौन से पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो यह कश्यप पर्वत या फिर काश्यप पर्वत या फिर कसार पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और कश्यप पर्वत आयोग ने इसका आंसर दिया था। ठीक हो गया। अब देखिए अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, उसमें किस लिपि में सर्वाधिक हमें लेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक लेख जो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर 20 का हमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा में कसार देवी है वहां पर हमें ब्राह्मी लिपि के लेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अल्मोड़ा में क्या है दोस्तों, लाखू डियार, लाखू डियार से भी आयोग के द्वारा काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि लाखू डियार की खोज कब हुई थी, 1968 में। किसने करी थी, एमपी जोशी। और एमपी जोशी का पूरा नाम क्या था, महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने 1968 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट बनता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन शैलाश्रय हमें कहां से मिले हैं। सबसे प्राचीन दोस्तों प्रागैतिहासिक शैलाश्रय कहां से मिले हैं, ये लाखू डियार से मिले हैं, जो कि कहां पड़ता है, अल्मोड़ा में। ठीक है, और प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम उत्तराखंड में कब हुई थी, ये हुई थी 1968 में। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की खोज। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले उत्तराखंड में खुदाई कहां पर की गई थी या कहां से हमें जो प्रागैतिहासिक स्थल खोजना हमने स्टार्ट किया था, तो वो हेनवुड के द्वारा 1856 में खोजा गया था। ठीक है, कहाँ पे, चंपावत में। ठीक है, चंपावत के देवीधुरा के आसपास वाले एरिया में। चलिए वो तो कभी बाद में बात कर लेंगे यहाँ पर। और लाखू डियार से एक और पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सुयाल नदी के किनारे स्थित है, सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है कि पवारकालीन कौनपुरगढ़ कहाँ स्थित था। दोस्तों जब मैंने आपको परमार राजवंश कराया हुआ है, उसकी पहली ही वीडियो में मैंने आपको कौनपुरगढ़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो पवारकालीन कौनपुरगढ़ कहाँ स्थित था, ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे, चमोली में। ठीक है, चमोली में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब चांदपुरगढ़ के राजा कौन होता है, हमारा भानु प्रताप, भानु प्रताप की पुत्री का विवाह होता है किसके साथ, धारी गुजरात से आए हुए एक शासक कनकपाल के साथ में, जिसे हम परमार राजवंश के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। और इसी कनकपाल ने ऐसा माना जाता है कि जब इसने भानु प्रताप की पुत्री से शादी करी और चांदपुरगढ़ का ये राजा बन गया था, यानी कि 52 गढ़ों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली गढ़ था उस टाइम पे चांदपुरगढ़, उसका राजा बना था कौन, कनकपाल। उसी के बाद कनकपाल के द्वारा चमोली से ही उसी चांदपुरगढ़ से थोड़ा ऊपर जाकर एक कौनपुरगढ़ यानी कि एक नए गढ़ की स्थापना की गई थी, जिसे कौनपुरगढ़ कहा जाता है। और कहीं कहीं आप इसे पढ़ेंगे कौनपुरगढ़ का किला, तो कौनपुरगढ़ का किला करके भी आपसे पूछा जाता है और कौनपुरगढ़ करके भी आपसे पूछा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और कौनपुरगढ़ को किसने बसाया था, तो कनकपाल के द्वारा इसे बनाया गया था, या फिर कनकपाल का गढ़ के नाम से भी कौनपुरगढ़ को जाना जाता है। तो कहाँ स्थित है, चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित किए जाने या न किए जाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित किया जाए या न किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1998 में दोस्तों जॉर्ज समिति का गठन किया गया था। और ये जॉर्ज समिति अपनी रिपोर्ट कब देती है, सन 2000 में जॉर्ज कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में मिला दिया जाता है। वरना तो दोस्तों जब हमारा उत्तराखंड का एक पृथक राज्य बन रहा था, पृथक राज्य आंदोलन एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो वो तो कभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब हमारा पृथक राज्य बन रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि उत्तराखंड के मात्र 11 जनपदों को मिलाकर ही एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक है, वहां पर 11 में दोस्तों उधम सिंह नगर और हरिद्वार को शामिल करने की बात नहीं की गई थी। उसके बाद ये आयोग का गठन होता है, जॉर्ज समिति का गठन करते हैं। ठीक है, जॉर्ज समिति के द्वारा 1998 में इसका गठन किया जाता है और इसके बाद जॉर्ज कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है सन 2000 में, और उसके बाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी। यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड, या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड
राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1897 में। किसके द्वारा की गई थी? पंडित ज्वालादत्त जोशी द्वारा। पंडित ज्वालादत्त जोशी इसमें मुख्य थे दोस्तों, और ज्वालादत्त जोशी के साथ साथ इनके सहयोगी थे जैसे कि हरिराम पांडे और दुर्गादत्त जोशी। इनके प्रयोगों से ही सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, या फिर उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1897 में की गई थी। अब अगर आपको 1897 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तब आपको क्या करना है दोस्तों? 1938 करना है। ठीक है, सबसे पहले 1897 में भाई इस बात का जिक्र हुआ कि उत्तराखंड को एक नया पृथक राज्य बनाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये मामला थोड़ा सा दबके रह जाता है। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? वो की गई थी 1938 में। ठीक है, तो प्रश्न यहां से आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का एक श्रीनगर में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और जिसमें प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा 1938 में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को सर्वप्रथम किया गया था। तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको 1897 को, और 1897 ऑप्शन में नहीं है, तब 1938। या फिर आपसे इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो 1938। ठीक है, और वैसे नॉर्मली उत्तराखंड राज्य को पृथक राज्य बनाने की या उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? वो की गई थी 1897 में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग को डायरेक्टली याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1946 में क्या हुआ था? 1946 में बद्रीनाथ पांडे के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम एक पृथक राज्य या प्रशासनिक इकाई को बनाने की मांग भी की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1952-53 में भी दोस्तों पृथक राज्य की मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग के समकक्ष सर्वप्रथम रखा गया था। ठीक है, तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से ही बन सकता है दोस्तों कि पृथक राज्य की मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर हम कह सकते हैं जो उस टाइम पे फजल अली आयोग बना था उसके समक्ष सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा रखा गया था? तो 1952 में पीसी जोशी जी के द्वारा दोस्तों पृथक राज्य की मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के समकक्ष रखा गया था। तो इस सभी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है? ठीक है, तो उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों कौन से? केदारखंड में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केदारखंड में। लेकिन अगर वैसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किस वेद में देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेद पूछेगा तो ऋग्वेद, और नॉर्मली पूछेगा तो केदारखंड में उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्राचीन समय में आप हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें जो हमारा कुमाऊं वाला क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था? मानस खंड नाम से। और जो गढ़वाल वाला क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड नाम से। ठीक है, और स्कंद पुराण में जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसे मानसखंड कहा गया और गढ़वाली क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु मुलायम सिंह यादव द्वारा कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1994 यानी कि 4 जनवरी 1994 को मुलायम सिंह यादव जी द्वारा कौशिक समिति का गठन किया गया था उत्तराखंड राज्य के पृथक निर्माण या पृथक राज्य के निर्माण हेतु। कब? 4 जनवरी 1994 को। कहीं कहीं आपको 1993 भी देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी आपको 1994 को ही देनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है। अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि परमार राजवंश में भूमि व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि परमार राजवंश में भूमि व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो इनके लिए बरा कर लिया जाता। कौन सा? इसे बरा कर, या फिर आप कहीं कहीं देखेंगे दोस्तों ब्रा कर। ठीक है, तो भूमि व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? बरा कर। ठीक है, अगला दोस्तों यहां से एक प्रश्न पूछा जा चुका है, आंसर तो हो जाएगा इसका बरा कर। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर है? ठीक है, ये यूके ट्रिपल के द्वारा ही पूछा गया था। तो पौड़ी टूटी दोस्तों एक प्रकार का आयात निर्यात कर था, आयात निर्यात कर। ठीक है, इसी के साथ साथ परमार राजस्व में एक और कर लगता था हमारा क्या दोस्तों? सिरती कर। परमार में भी था, ये चंदू में भी था, गोरखू के टाइम पे भी था सिरती कर। सिरती कर का सिरती कैसा कर था, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। तो सिरती दोस्तों क्या था? नगद कर था, नगद कर। भूमि कर या फिर भूमि के बदले जो नगद कर के रूप में पैसा लिया जाता था उसे हम कहते हैं क्या? सिरती कर। अगला है कटक कर। दोस्तों सेना के लिए जो भी कर लिया जाता था परमार राजवंश में उसे कहते थे क्या? कटक कर। ठीक है, ऐसे ही सगी नेगी जरी कर, तो नेगी लोगों के लिए या फिर जो राज्य के प्रशासन को संभालते हैं उनके लिए सखी नेगी जरी कर लिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? बराकर। की भूमि व्यवस्था की देखरेख हेतु समस्त कर्मचारियों से कौन सा कर लिया जाता था? बराकर लिया जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी भूमि में कृषि करता था
वह क्या कहलाता था। ठीक है, ये प्रश्न भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न एक बार पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो टिहरी राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी भूमि में कृषि करता था वह आसामी कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? आसामी कहलाता था, यानी कि राजा का आसामी कहलाता था। अब ये जो आसामी थी ना दोस्तों, ये आसामी भी तीन प्रकार के होते थे। पहले होते थे कौन? मौरूसीदार, मौरूसीदार। दूसरे होते थे खाईकर, और तीसरे होते थे क्या? सिरतान। ठीक है, अब जो मौरूसीदार था, मौरूसीदार क्या करता था? ये दोस्तों राजा की आज्ञा से भूमि को, मतलब राजा की आज्ञा से क्या करता था? ये भूमि को कमाता था। ठीक है, और दूसरे की अधीनता से भूमि को कमाता था, और राजस्व किसे देता था? टिहरी नरेश को या राजा को ये राजस्व देता था। ठीक है, और टिहरी नरेश में ही हम जो राजा की आज्ञा से व्यक्ति भूमि पर कृषि करता था उसे आसामी कहा जाता था। ठीक है, तो मौरूसीदार, खाईकर और सिरतान। ठीक है, तीनों का मतलब वही था कि ये लोग क्या करते थे? राजा की आज्ञा से भूमि पर कृषि करते थे और उसका टैक्स राजा को देते थे। ऐसे ही खाईकर था, खाईकर क्या करता था? यह मौरूसीदार के अधीन काम करता था और मौरूसीदार को टैक्स करता देता था। ऐसे ही एक था सिरतान, सिरतान क्या था? यह मौरूसीदार और खाईकर दोनों के अधीन काम करता था और नगद के रूप में इन दोनों को ये टैक्स देता था। ठीक है, तो प्रश्न आपसे इंपोर्टेंट यह है कि टिहरी राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी भूमि में कृषि करता था वह क्या कहलाता था? तो वह आसामी कहलाता था। ठीक है, और दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप लोग अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे द्वारा प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। लगभग लगभग उत्तराखंड का 60% सिलेबस दोस्तों कंप्लीट किया जा चुका है यूट्यूब में, तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों। चंद राजवंश और परमार राजवंश, गोरखा राजवंश कंप्लीट है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश भी कंप्लीट है, और ऑब्जेक्टिव वाले जो हमारे पार्ट है दोस्तों, आप एक मैराथन क्लास देख सकते हैं। 4 घंटे से भी ज़्यादा मैराथन क्लास है, 200 या 400 क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स दोस्तों अपलोड हैं, तो आप उन पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। आपको उत्तराखंड की तैयारी में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और जो ये वीडियोज है आपकी यूके ट्रिपल और यूके पीएससी दोनों एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ कल मैं आपसे कम्युनिटी बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उनके आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।